हेलो सलाम नमस्कार। आप सभी बाबू भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो जैसा अब हम लोग चैप्टर शुरू कर ही चुके हैं अल्टरनेटिंग करंट, और उस अल्टरनेटिंग करंट में भी हम लोग देख चुके हैं भाई अल्टरनेटिंग करंट अगर हम लोग देख रहे हैं तो उस अल्टरनेटिंग करंट, उस पर्टिकुलर अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू क्या होता है। तो एक इक्वेशन आता है इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद अगर हम लोग किसी एक साइकिल के लिए बात करें, हाफ साइकिल के लिए बात करें तो क्या वैल्यू हो सकता है, ये सब हम लोग निकाल चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम लोग को कुछ अगले टॉपिक पे बढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं फेज़र या फिर फेज़ डायग्राम। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन वैसे ये सिलेबस में है नहीं मेरे हिसाब से। एक बार तुम लोग चेक कर लेना, लेकिन सिलेबस में है नहीं। फिर भी इसको हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जो जानना है अपने को, इसको अगर संक्षेप रहेंगे पढ़े रहेंगे तो वो जानने में आसानी होगा। नहीं तो फिर जो जानना है उसको रटना पड़ेगा अगर इसको सही से नहीं पढ़ रहे तो मेरा ये मानना है क्यों रटेंगे हम लोग इसको सही से पढ़ लेते हैं, फिर वो चीज़ समझ के कर लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ही लगेगा लेकिन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इतना तो गारंटी है। तो अब हम लोग क्या बात करें फेज़र या फिर फेज़ डायग्राम के बारे में। तो उससे पहले डेफिनेशन लिख लिया जाए। फेज़र का डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोनों का जैसे डेफिनेशन और करके लिखे तो सेम ही बात होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। तो जैसे फेज़र के बारे में बात करें तो फेज़र क्या होता है, देखो नाम से देखो फेज़ बताएगा। फेज़ मतलब किस स्थिति में है। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगा तुम लोग को, हम उम्मीद करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फेज़ मतलब क्या बता रहा है, फेज़ किस स्थिति में है। तो यहाँ हम लोग किस में बात करें, करंट के लिए बात करें, वोल्टेज के लिए बात करें, तो यहाँ पे अपने को स्थिति पता चलेगा, फेज़ पता चलेगा किसका, करंट और वोल्टेज का। तो फेज़र वही कह रहा है। तो फेज़र बताता है कि है क्या ये। तो ये क्या है, एक तरह से ये है रोटेटिंग वेक्टर। फेज़र क्या होता है, रोटेटिंग वेक्टर। मतलब एक ऐसा वेक्टर जो घूम सकता है और इसका जो लंबाई होगा, क्योंकि वेक्टर का लंबाई भी होगा, तो इसका जो लंबाई होता है वो बराबर होता है इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली अपने पास दो क्वांटिटी है फिलहाल, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज और करंट, अपने पास दो क्वांटिटी है। तो जो रोटेटिंग वेक्टर होगा उसका जो लंबाई होगा वो किसके बराबर होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी के। और रोटेट करेगा वो, क्योंकि रोटेटिंग वेक्टर है तो रोटेट करेगा किससे, विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो जो एंगुलर स्पीड ओमेगा होगा उससे वो रोटेट करेगा। अब देखो ये डेफिनेशन हो गया, थोड़ा सा समझ आया होगा, थोड़ा नहीं आया होगा। तो अब हम लोग फेज़र डायग्राम बनाते हैं आई का। जैसे हम लोग क्या बात किए, फेज़र डायग्राम बनेगा यहाँ पे करंट का या पोटेंशियल का। तो फेज़र डायग्राम हम बना रहे हैं आई का। इक्वेशन क्या होता है आई का, आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो फेज़र डायग्राम अगर बनाना तो फेज़र डायग्राम क्या बोलता है कि इट इज़ अ रोटेटिंग वेक्टर, मतलब एक वेक्टर है जिसका लंबाई क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग आई के बारे में बात करें तो आई का मैक्सिमम वैल्यू यही होता है ना। तो इसका जो लंबाई होगा, जैसे ये लेंथ हो गया, ये जो लेंथ है इस लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई नॉट। इसका जो लंबाई है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आई नॉट। और कितने स्पीड से रोटेट करेगा, ओमेगा। तो ओमेगा है यहाँ कहीं, तो ओमेगा भी है। तो इसका जो रोटेटिंग स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा। यही है फेज़र डायग्राम। समझ आए बात। तो अपने पास करंट हो जाए, वोल्टेज हो जाए, दोनों के लिए ऐसे बन सकता। तो ये अपने पास फेज़र डायग्राम किसका था, करंट का। वैसे अब हम लोग देख लें फेज़ डायग्राम क्या होता है। तो फेज़ डायग्राम में वही हो जाएगा, दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे फेज़र क्या बता दिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, सेम वही चीज़ है, बस इंग्लिश में बदलाव थोड़ा सा। फेज़ डायग्राम क्या हो गया, एक डायग्राम होगा, कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो ये डेफिनेशन वगैरह पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ लिया तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो एक डायग्राम होता है जो रिप्रेजेंट करेगा क्या, फेज़। तो यहाँ हम लिख दे फेज़र, किसका फेज़र, फेज़र मतलब रोटेटिंग वेक्टर किसका, करंट का और वोल्टेज का। तो डायग्राम दैट रिप्रेजेंट फेज़र ऑफ करंट एंड वोल्टेज, मतलब जिसमें दोनों एक साथ आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फेज़ डायग्राम। और फेज़र क्या हो गया, हम आइदर के लिए बात की, मतलब यहाँ पे हम आइदर ये करंट का फेज़र बनाए, वैसे पोटेंशियल का फेज़र बना सकते हैं। दोनों को जब एक साथ बना देंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फेज़ डायग्राम। अब जैसे देख लो, ये भी सीख भी लिया जाए हम लोग। जैसे दो बना देते हैं यहाँ पे, मान लो एक आई है अपने पास, आई का होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। और जो पोटेंशियल है कहीं ना कहीं करंट से ज़्यादा हो सकता है, करंट से कम हो सकता है। तो मान लो हम लिख दिया वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो होगा पिछले, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया किसके साथ, फाई के साथ। मतलब जो फेज़ डिफरेंस हो, जैसे देखो यही तो है फेज़ डिफरेंस, उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा फेज़ में, मतलब स्थिति में उसके पोजीशन में कितने का डिफरेंस है, तो फाई का डिफरेंस है। एक इसके लिए डायग्राम देख लेंगे, एक देख लेंगे आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ये है ये, और वी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई के लिए देख लेंगे। ठीक है, दोनों में फेज़ डिफरेंस है अपने पास। तो अब दोनों का हम लोग फेज़ डायग्राम बनाना, तो फेज़ डायग्राम में दोनों एक साथ बनाएंगे, करंट को भी और पोटेंशियल को भी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मान लो ये हम बना दिए आई और ये। अब इसमें कौन सा आई है कौन सा वी है,
दिख रहा है हल्का फुल्का, हाँ कौन सा आई है कौन सा वी है। तो देखो पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है फाई एंगल से, तो ये जो है अपने पास वी वाला है, ठीक है। ये वाला जो है अपने पास कितना है वी नॉट वाला है, और ये वाला अपने पास क्या है आई नॉट वाला। यहाँ ये वाला एंगल क्या हो जाएगा ओमेगा टी हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल को ज़्यादा लिए हैं और ये जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का फाई का डिफरेंस है। सेम कहानी अगर यहाँ पे भी हम 2 ले लें तो यहाँ पे पोटेंशियल पीछे है, कितने से पीछे है फाई एंगल से, तो ये है अपने पास ओमेगा टी माइनस फाई, और ये है अपने पास ओमेगा टी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाई हो जाएगा। और ये है अपने पास करंट, ये है अपने पास पोटेंशियल, ठीक है। समझ आया होगा, बहुत कुछ टफ तो है नहीं। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फेज़र डायग्राम। ये है सिलेबस में, फेज़र डायग्राम है अपने पास सिलेबस में, लेकिन इसके बाद वाला जो चीज़ है, जैसे अब इसके बाद सिलेबस में है रिएक्टेंस है, इम्पीडेंस है, क्योंकि सिलेबस चेक करके ही हम कोशिश करते हैं पढ़ाने का। और यहाँ पे हम वैसे दोनों को बताते भी नहीं है क्या है सिलेबस, ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हम बता देते हैं, मतलब करा देते हैं डेरिवेशन वगैरह, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक ज़्यादा ही एक्स्ट्रा है, मतलब ये पूरा क्लास ही हमको लगता है एक तरह से एक्स्ट्रा चला जाएगा। लेकिन इसमें 1-2 टर्म आएगा, वो टर्म है अपने पास सिलेबस में, तो उसी टर्म्स को जानने के लिए हम लोग पूरा डेफिनेशन करेंगे या पूरा डेरिवेशन करेंगे। तो अब इसमें देखो पहला क्या हो जाएगा ना, हम लोग फेज डायग्राम बनाएंगे किसका एसी सर्किट का अपने को, क्योंकि हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग के पास एक ऐसा सर्किट रहेगा, ठीक है। उस सर्किट में हम लोग एक बार रेजिस्टेंस को लगाएंगे, एक बार इंडक्टेंस को लगाएंगे, एक बार कैपेसिटेंस को लगाएंगे, और तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस के बारे में भी जानते हैं, इंडक्टर के बारे में भी जानते हैं, और कैपेसिटर के बारे में भी जानते हैं। तो तीनों को हम लोग एक बार सर्किट में एक एक करके इस्तेमाल करेंगे, और तीनों का एक एक बार हम लोग निकालेंगे फेज डायग्राम, मतलब किस में पोटेंशियल ज़्यादा होगा, किस में पोटेंशियल कम होगा, किस में करंट ज़्यादा होगा, किस क्या फेज डिफरेंस होगा, ये सब हम लोग निकालेंगे। उसका सब हर एक सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये सारा चीज़ अपने को निकालना है। तो यही चीज़ अब देखा जाए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। तो दिख रही है एडजस्ट हो गया, एडजस्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले एसी सर्किट, इसमें केवल क्या ले लेंगे कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, जिसमें केवल क्या है अपने पास रेजिस्टेंस, इसके बाद इंडक्टर, उसके बाद कैपेसिटर, सब एक एक करके देखेंगे। तो एक सर्किट बना लेते हैं। देखो अगर एक समझ जाएंगे बाकी सब क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया एक सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस हो गया, इसमें करंट हो गया, और ये हो गया अपने पास पोटेंशियल, ये हो गया चेंज करता हुआ। तो ये है अपने पास अल्टरनेटिंग करंट वाला पोटेंशियल, इसमें करंट कितना जा रहा है आई, इसमें रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर, ये बेसिक चीज़ है। अब यहाँ पे वही लेट एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड, वही कहानी, कोई बहुत 30 मार्क वाला नहीं है, अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, यहाँ लिख लेंगे लेट एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ वी नॉट साइन ओमेगा टी, इतना ही है अपने पास पोटेंशियल, इतना मानते हैं हम लोग, इज अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, ये हो गया। तो वी हैव क्या है अपने पास आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड वी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये दोनों है अपने पास, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोल देते हैं। फ्रॉम ओम्स लॉ, दिख रहा है तुम लोगों को, लिखे जा रहे हैं भावनाओं में बैठे। ओम्स लॉ मालूम है, देखो जब सिंपल सर्किट आए तो हम लोग क्या इस्तेमाल कर लिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, या फिर I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर बोल दें। यहाँ से अगर हम करंट निकालना चाहें, करंट जैसे यहाँ करंट है अपने पास आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पोटेंशियल है वी नॉट साइन ओमेगा टी, हम देखो कंपेयर करना चाह रहे इसीलिए, मतलब अगर हम V को बोल दें कुछ वैल्यू का, मान लो हम ले लेते हैं इस पूरे को 10 होगा, उस 10 को हम जब किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड करें तब करंट आएगा, वो करंट का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है अपने को। तो मतलब हम यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं या समझाना ये चाह रहे हैं कि जो ये सर्किट है, इस सर्किट में जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर है किससे, करंट से। पता चल रहा है कैसे, क्योंकि ये कुछ वैल्यू है पोटेंशियल का, उसको जब हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तब तो करंट आएगा, तब तो अपने को आई नॉट मिल रहा। तो यहाँ पे इस सर्किट में अपने को क्या देखने को मिलेगा, जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा रहेगा किससे, करंट से। लेकिन जब कभी भी हम लोग प्योर रेजिस्टेंस वाला सर्किट लेते हैं, तो यहाँ पे बात कर लें हम लोग इन केस ऑफ प्योरली आर सर्किट, मतलब इसमें केवल क्या है, केवल रेजिस्टेंस है। तो I और V ये दोनों किस में रहता है, आर इन सेम फेज। सेम फेज मतलब इसमें फेज डिफरेंस कुछ है, 5i का कुछ नहीं है, तो ये दोनों सेम फेज में रहता है। अब इसको हम लोग डायग्राम से भी समझ लेते हैं। डायग्राम मतलब ग्राफ से और वेव फॉर्म से। हम लोग को कौन सा डायग्राम बनाना है यहाँ पे, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, तो अब देखो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं वेव, उसके बाद बनाएंगे तो हेडिंग हो जाएगा इसमें फेज डायग्राम,
अब हम लोग इसी चीज़ का फेज डायग्राम, तो ऐसे हम जो बताए हैं, एक बार सर्किट में रेजिस्टेंस रहेगा, एक बार इंडक्टर रहेगा, एक बार कैपेसिटेंस रहेगा, तो सारे लोग का एक बार बनाएंगे हम लोग वेव फॉर्म और एक बार सबका बनाएंगे फेज डायग्राम। तो वेव फॉर्म अगर हम लोग बनाएं तो जैसे मान लो ये हो गया अपने पास वेव बनाना, साइन ओमेगा टी का वेव बनाना है और दोनों सेम फेज में। तो जैसे मान लो ये अगर हम बना दिए हैं कि ये है साइन ओमेगा टी, लेकिन ये है किसके लिए, पोटेंशियल के लिए, ये है मान लो अपना वी नॉट, ये अपने पास वी नॉट। लेकिन हम लोग क्या देखे हैं कि जो करंट है उस सर्किट में सेम फेज में है, सेम फेज मतलब डायग्राम ऐसे ही बनेगा, वेव ऐसा ही बनेगा, लेकिन थोड़ा वैल्यू कम है उसका, पोटेंशियल से वैल्यू कम है। तो जब पोटेंशियल से वैल्यू कम है तो स्टार्ट तो यहीं से होगा इसी तरीके से, लेकिन मैक्सिमम जो वैल्यू होगा उसका पोटेंशियल से कम होगा। समझ आ रहा बात? ये होगा कुछ आई नॉट का कहानी, मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो वेव है किसका हो गया, आई नॉट का। वैसे अब हम लोग क्या बना लें, फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम भी देख लिया जाए, समझ लीजिए। हम लोग को क्या पता चला, दोनों सेम फेज में है, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे ये हो गया और ये हो गया। लेकिन अब बात फंसेगा क्यों, लंबाई का। लंबाई क्या बताता है उसका, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है और करंट कम है, तो इसलिए दोनों है तो सेम फेज में, एक ही जगह पे, लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है, वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू करंट। और ये कितने पे है, ये दोनों ओमेगा टी पे। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। ऐसे ही हम लोग को अब दूसरा कर लेना है क्या, एसी सर्किट containing only इंडक्टर। अब इसमें केवल क्या है अपने पास, इंडक्टर है। तो एक सर्किट फिर से बना लें, इसमें अल्टरनेटिंग पोटेंशियल अप्लाई कर दिए, ये हो गया इंडक्टर और इसमें हो गया करंट, ये हो गया करंट, ये हो गया पोटेंशियल, और पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब धीरे धीरे तुम्हें खुद मालूम चल जाएगा, ये हो जाएगा इंडक्टर। अब जब करंट इधर जा रहा होगा तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं लेंज लॉ से। ठीक है, तो इतना तो पता है, चल गया है। अब हम लोग को क्या करना है, लेट वाला कहानी लिखना है। तो लेट वाला कहानी तुम लोग लिख लेना, हम सीधे चलते हैं वी हैव। क्या क्या है अपने पास यहाँ पे, तो वी हैव वी नॉट, वी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, इतना पोटेंशियल। ठीक है, अब जब कभी भी इस सर्किट में करंट मूव करेगा तो इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ, तो ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंड डायरेक्ट लिख रहे ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी होगा, लेंज लॉ से ये मिल गया अपने को। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। देखो हर जगह अलग अलग, वहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ अप्लाई किए थे, यहाँ पे हम लोग क्या बात करें इंडक्टर के लिए, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किरचॉफ पोटेंशियल लॉ, वोल्टेज लॉ, उसमें कि टोटल पोटेंशियल जो भी है सर्किट में उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो। किसी भी क्लोज लूप के लिए जो टोटल पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाना चाहिए, जीरो। तो वी हम लोग दिए थे, ई यहाँ पे आ गया, तो टोटल कितना हो जाना चाहिए, दोनों का सम जीरो। तो वी का वैल्यू वी, ई की जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से हमको करंट का वैल्यू निकालना है, क्योंकि वी तो है ही ऑलरेडी अपने पास, वी कितना है अपने पास, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये ऑलरेडी अपने पास। हमको सॉल्व करके करंट का वैल्यू निकालना है, यहाँ से आई का वैल्यू निकालना है। तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके दिख रहा ना यार, एल डी आई बाई डी टी। तो रीअरेंजमेंट में हम लोग को डी आई को एक पास रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ कर देंगे। तो वी की जगह पे क्या लिख देंगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी, डी टी इधर आ जाएगा, एल को भी नीचे ले लें, क्या एल को नीचे ले लें, यहाँ केवल बचा डी आई। तो हम क्या बोले, आई का वैल्यू निकालना है, तो डी आई एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लें, डी आई है अपने पास, करंट निकालना है मैक्सिमम, तो क्या कर लेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दिखाई दे रहा होगा, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हो गया डी आई और इधर हो गया वी नॉट अपॉन में एल साइन ओमेगा टी डी टी, यही होगा। अब क्या यहाँ तो आई मिल जाएगा, वी नॉट एल बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा, और साथ में ओमेगा है तो साथ में ओमेगा भी आ जाएगा। इतना समझ आएगा, हम उम्मीद करते हैं। अब हम यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट कर ले, रीअरेंजमेंट में क्या करना, ओमेगा बाहर आ जाएगा और साइन को हमको चेंज, कॉस को हमको चेंज करना पड़ेगा साइन में, क्योंकि हम लोग क्या लेके चल रहे, जो फेज़ बना रहे हैं हम लोग साइन के लिए बना रहे हैं। तो आई इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल और माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, ये मिला अपने को, वी नॉट ओमेगा एल। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन में चेंज करना अपने को, और बाहर ऑलरेडी माइनस है अपने पास। ठीक है, ये समझ आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं हम लोग। अब क्या कर लेंगे, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेंगे, दिख रहा है यार, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेंगे, वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल, और ये जो साइन है मतलब माइनस
साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस 90, क्योंकि माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, साइन 90 माइनस साइन थीटा माइनस 90, ठीक है। ये हो गया आई का वैल्यू। अब इसको अगर हम लोग कंपेयर कर लें किसके साथ, आई के साथ, मतलब ओम्स लॉ, ऑन कंपेयरिंग विथ ओम्स लॉ, कंपेयरिंग विथ ओम्स लॉ, तो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन में आर होता है, ठीक है। तो ये पूरा पार्टी दिख रहा है, ये वी वाला पार्टी है, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 मतलब पाई बाई 2, ये पूरा वी वाला पार्टी है। नीचे जो पार्टी है वो आर वाला पार्टी है। तो अगर हम जब कंपेयर करें तो क्या क्या मिल गया, अब हम इसको लिखते हैं, कंपैरिजन के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको सीधा हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो अपने को क्या मिला था, हम लोग आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर से जब कंपेयर किए थे तो हम लोग को वी मिला था, तो सबसे पहले आर मिला ओमेगा एल, ठीक है। अब यहाँ ये जो आर मिल रहा है वो रेजिस्टेंस है, किसके लिए रेजिस्टेंस है, ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है तो उसका अगर रेजिस्टेंस निकालना तो हो जाएगा ओमेगा एल। अब इसको डिनोट हम लोग करेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट अब आ रहा है काम का चीज़, इसको हम लोग डिनोट करेंगे एक्सएल से, और एक्सएल का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा एल। अब इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, लेकिन किसका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर है, ठीक है, इसको याद रखना। और इसको कहा जाता है एंड इट इज़ नोन एज, देखो थोड़ा सुंदर से लिख दिया यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो वही रिएक्टेंस है अपने सिलेबस में, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बता दिए इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सएल इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ओमेगा एल। और जब कंपेयर किए हम लोग तो क्या मिला है, अब देखो उस वाले इक्वेशन को जो था अपने पास इक्वेशन, उसको हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू वी नॉट, फिर क्या था ओमेगा एल की जगह पे हम क्या लिखते हैं एक्सएल, और साथ में था साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यही कुछ था अपने पास। अब हम लोग अगर देख लें ये वाला जो चीज़ है अपने पास, यही तो आई नॉट होगा, यही तो आई नॉट होगा, और आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगा कुछ, मतलब क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो यहाँ पे वी अपॉन आर यही तो है आई जिसको हम लोग बोलेंगे, तो यही तो होता है आई नॉट। तो एक इक्वेशन ये मिल गया, मतलब हम लोग के पास पोटेंशियल का ऑलरेडी इक्वेशन था, वी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे अपने पास करंट का इक्वेशन मिल गया, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ क्या पता चल रहा है, मतलब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और दोनों का फेस बनाना है, तो खुद में आप देखो समझ आना चाहिए कि ये जो है पीछे है, कितने एंगल से पीछे, 90 डिग्री से पीछे, मतलब जो करंट है वो पोटेंशियल से 90 डिग्री से पीछे। अब देखो इसका बनेगा कैसे, वेव फॉर्म जो इंपॉर्टेंट वही है, फेस डायग्राम और वेव फॉर्म इंपॉर्टेंट अपने पास। तो फेस डायग्राम बनाना है अपने को, उसमें हम लोग पहले वेव फॉर्म दे, फेस डायग्राम ये कुछ हो जाएगा, और वेव फॉर्म भी कुछ हो जाएगा यहाँ पे। देखो फेस डायग्राम में क्या पता चला अपने को कि अगर हम जनरली ये पोटेंशियल ले लें, ये हो गया अपने पास वी नॉट, और जो कितने एंगल से है अपने पास, तो एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पे है। लेकिन हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जो करंट है इसे 90 डिग्री पीछे मतलब हमको इस तरफ आना पड़ेगा, ठीक है, सम दिख रहा नहीं वाला फिगर, हाँ पीछे मतलब इस तरफ आना पड़ेगा। आगे हम चले जाएंगे तो ये 90 डिग्री से आगे, मतलब इसे 90 डिग्री पीछे आना पड़ेगा, तो यहाँ कुछ बनेगा, जैसे मान लो ये 45 है तो उसी 45 में ही आएगा, और जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू तो डिपेंड करेगा कि क्या है, कितना है, कैसा है। तो ये है अपने पास आई नॉट, और इन दोनों में कितने का एंगल का डिफरेंस है, 90 डिग्री का। उम्मीद करेंगे कि समझ आ रहा होगा ये वाला चीज़। और अगर केवल इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ये इसमें कितने का फ़र्क है, तो ये है पाई बाई 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और जब ये लिख दिए हैं तो आगे माइनस लगा देंगे, इतने का फ़र्क है इन दोनों में, मतलब इस वाले एक्सिस में और आई नॉट में इतने का फ़र्क है। पोटेंशियल और करंट में 90 डिग्री का फ़र्क है। उम्मीद करते हैं समझ आओ। और पीछे की तरफ इसलिए हम नीचे बनाए आई नॉट को। वैसे अगर फेस डायग्राम देखो, फेस डायग्राम अगर हम एक को शुरू बना दो और दूसरे को उसके हिसाब से बनाओ, जैसे ये हम बना दिए पोटेंशियल, जैसे पिछले वाले में भी यहाँ से हम पोटेंशियल लिए थे, ये हम बना दिए पोटेंशियल का डायग्राम, ये हो गया वी नॉट, ये हो गया वी नॉट। लेकिन जो आई नॉट है वो 90 डिग्री से पीछे है। अगर हम यहाँ से बनाना चाहेंगे, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक का गैप होता है पाई का, यहाँ से यहाँ तक का 2 पाई का, लेकिन यहाँ जब हम जा रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं ना, आगे हमको नहीं बढ़ना, पीछे आना है। तो पीछे आने के लिए हमको नेगेटिव में जाना पड़ेगा, और वो नेगेटिव यहाँ कहीं होगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से माइनस पाई बाई 2 है और वो शुरू करेगा तो फिर ऐसे करेगा, ये अपने पास माइनस पाई बाई 2, अब वो यहाँ से शुरू करेगा 0 पे जाएगा। फिर देखो दोनों में आप देखो, यहाँ 0 था, यहाँ पाई बाई 2, तो फेज डिफरेंस कितने का मिल रहा है अपने को, पाई बाई 2 का। फिर ऐसा कुछ मैक्सिमम जाएगा, फिर ऐसे आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। दोनों में डिफरेंस था 90 डिग्री का, लेकिन 90 डिग्री पीछे था करंट, तो पीछे मतलब माइनस में जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ से बनाना शुरू करें, ठीक है। अगर इसको यहाँ से हटा दे तो यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, ये 90 से स्टार्ट करेगा,
तो मतलब जब यहाँ से स्टार्ट करना तो ये जाएगा ऐसा करके, ठीक है, ऐसा करके जाएगा। लेकिन हम माइनस के साथ बताना चाह रहे थे, इसलिए हम इसको नेगेटिव एक्सिस से बनाए। उम्मीद करते हैं समझ आएगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेज डायग्राम वेव फॉर्म आना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ था वो ये था यहाँ पे रिएक्टेंस वाला। अब ऐसे हम लोग बात कर लेंगे एसी सर्किट जिसमें क्या लगा रहेगा, कैपेसिटर। और ये आज के लिए लास्ट हम लोग रखेंगे, क्योंकि हम चाहते थे कि ये वाला एक तरीके का चीज़ है वो कंप्लीट हो जाए। तो कंप्लीट हो ही जा रहा, हमको ऐसा लग रहा है, बहुत तकलीफ नहीं देगा अपने को ये। तो अब अपना क्या होना चाहिए, 3 चीज़ हम लोग बात किए थे, रिएक्टेंस था, इंडक्टर था और कैपेसिटर था। तो हम लोग 2 चीज़ देख ली। अब तीसरा अपने पास है कैपेसिटर, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देता है कि हम सीधा बनाते चलें। तो हेडिंग क्या हो जाएगा, एसी सर्किट कंटेनिंग। तो अब क्या कंटेन कराना अपने को, ओनली कैपेसिटर। अब एक ही चीज़ बच गया। अब ये तो तुम लोग को खुद आ जाना चाहिए। देखो क्या क्या लॉजिक हम लोग लगा रहे हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये हो गया। कैपेसिटर लगा दिया सर्किट में, ये हो गया अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी। क्या लेंगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी, हर बार यही लेना है। इसमें करंट हो जाएगा आई, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस सी, ठीक है। ये तो फेज सर्किट बन गया। हम लोग क्या जानते हैं, क्या क्या है अपने पास, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है अपने पास, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, वी हैव वी इज इक्वल्स टू वी नॉट क्या है, साइन ओमेगा टी। अब जब यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैपेसिटर के लिए अपने पास क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी वी। अब देखो Q इज इक्वल्स टू सी वी हो गया और V इज इक्वल्स टू इतना हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, करंट निकालना है। पिछले वाले में भी I निकालना था, इसमें भी I निकालना है। तो I निकालने के लिए हम लोग अब झूठ लिख देंगे, लेकिन ये झूठ नहीं, इतना तो मालूम होगा, dq बाई dt होता है, I इज इक्वल्स टू dq बाई dt। अब यहाँ पे Q का वैल्यू अगर रख देंगे dt सी वी आई, तो C बाहर, d बाई डी टी वी आई, सी डी बाई डी टी वी क्या है अपने पास, वी नॉट साइन ओमेगा टी है, और यहाँ है आई, दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो सी और वी नोट है, उसके बाद वी नोट बाहर आ जाएगा, डी डी एक साइन थीटा तो कॉस थीटा आ जाएगा, और साथ में ओमेगा है तो ओमेगा भी हो जाएगा आई, ठीक है, दिख रहा पूरा। आई इज इक्वल टू थोड़ा सा रीअरेंजमेंट, तो क्या रीअरेंजमेंट मिलेगा, ओमेगा सी वी नोट कॉस ओमेगा टी। देखो यहाँ पे भी वही कहानी, हमको थोड़ा सा इसको बदलना पड़ेगा कॉस थीटा को, और थोड़ा सा यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर के फॉर्म में जो हम लोग कर रहे थे, आई इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन में एक्सेल आया था ना, वैसे ही मतलब वी अपॉन आर उस फॉर्म में लिखना है। तो वी अपॉन आर लिखना है तो ये ओमेगा सी नीचे जाएगा, नीचे जाने का मतलब इसको हमको लिखना पड़ेगा 1 अपॉन में ओमेगा सी, क्योंकि नीचे जब भेजेंगे तो 1 अपॉन ओमेगा सी। यहाँ पे है अपने पास ये कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि साइन में चेंज करना अपने को, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब इसको कंपेयर किया जाए किसके साथ, जनरल इक्वेशन जो होता है अपने पास उसके साथ। तो यहाँ पे जो ऑन कंपेयरिंग आर क्या मिल जाएगा, अच्छा दिख तो नहीं रहा ना, भावना में रहेगा, हाँ। तो ऑन कंपेयरिंग विद आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन में आर, तो क्या मिलेगा, तो आर का जो वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1 अपॉन में ओमेगा सी। और ये जो आर मिल रहा है ये किसके लिए मिल रहा है, कैपेसिटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर है इसको हम लोग बोलेंगे एक सी, और वो हो जाएगा 1 अपॉन में ओमेगा सी। जैसे इंडक्टर वाले में था, ये किसका रेजिस्टेंस है, तो ये है रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, ये है अपने पास रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो देखो रेजिस्टेंस अलग हो गया, इंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस निकालना है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर कैपेसिटर के लिए रेजिस्टेंस निकालना है तो उसका हम लोग बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर है और इसको बोलेंगे एंड इट इज़ नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब समझ आएगा। अब देखो दोनों में फिर से देखा जाए, दोनों इक्वेशन को देखा जाए तो पोटेंशियल का इक्वेशन तो हम लोग लेके चल रहे हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट का इक्वेशन आया है अपने पास वो आया है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये आया अपने पास, मतलब प्लस पाई बाई टू, मतलब ये शायद इस बार आगे है, करंट जो है इस बार पोटेंशियल से आगे है। तो जब करंट इस बार पोटेंशियल से आगे है और कितना आगे है, 90 डिग्री से आगे है, तो वो डायग्राम अपने को बनाना है। तो फिर से हम लोग क्या बनाते हैं, फेज डायग्राम और वेव फॉर्म, यही 2 चीज़ अपने पास, वेव फॉर्म, ठीक है। तो फेज डायग्राम अब तुम लोगों को खुद समझ आ जाएगा। देखो ये हम बना दिए वी, ये हो गया अपने पास वी नॉट। तो जो करंट है वो इससे आगे है, कितना आगे है, 90 डिग्री आगे। तो पीछे था तो इधर बना रहे थे, तो आगे है तो इधर कहीं बनाएंगे, ये अपने पास आई नॉट, और इन दोनों के बीच का एंगल कितने का डिफरेंस है, 90 डिग्री का। पूरा देखने जाएंगे तो 90 प्लस, मतलब यहाँ पूरा यहाँ से देखने जाएंगे तो 90 मतलब पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब ऐसे वेव फॉर्म तुम लोग खुद से ट्राई करो। वेव फॉर्म अगर हम लोग को बनाना है जैसे ये,
तो ये हम पहले पोटेंशियल बना दिए, ये हो गया अपने पास V, ठीक है, V नॉट यहाँ हो गया। अब जो करंट है इससे 90 डिग्री आगे है, 90 डिग्री आगे है मतलब यहाँ से स्टार्ट करें। देखो वो नेगेटिव में था तो नीचे की तरफ से जा रहा था, ये पॉजिटिव में है तो ऊपर की तरफ से जाएगा, तो ऊपर की तरफ से 90 डिग्री कुछ ऐसा जा रहा। देखो वो यहाँ से ऐसे शुरू हुआ था, यही सब डिफरेंस ख्याल रखना। तो इसीलिए हम उसको स्टार्टिंग मतलब नेगेटिव एक्सिस से शुरू करें, क्योंकि हमको इतना पता है नेगेटिव एक्सिस से शुरू करें मतलब नेगेटिव में जाएंगे तो नीचे से जाएंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव है 90 डिग्री आगे है तो 90 डिग्री आगे ये हो जाएगा, पॉजिटिव से जाएंगे। तो ये कुछ अब बन रहा है अपने पास फेज डायग्राम, किसके लिए, आई नॉट के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा, दोनों में डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो बहुत टफ नहीं था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे हिसाब से, लेकिन वही रिएक्टेंस अपने को जानना था इसलिए हम पूरा डेरिवेशन ही बता दिए। अब इसके बाद यहाँ पे एक नोट, मतलब जो हम लोग पूरा सीखे हैं उसको अब समराइज कर देते हैं। जो हम लोग देखे हैं अल्टरनेटिंग करंट मतलब AC हम लोग देखे हैं रेजिस्टेंस सर्किट में, रेजिस्टिव सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में और कैपेसिटिव सर्किट में। मतलब AC हम लोग अप्लाई किए, एक बार इंडक्टर के लिए, एक बार कैपेसिटर के लिए, एक बार रेजिस्टर के लिए। तो तीनों को अब एक साथ हम लोग समराइज कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस अप्लाई किए थे, तो जब केवल अपने पास क्या रहेगा, केवल रेजिस्टेंस रहेगा सर्किट में, रेजिस्टिव अगर सर्किट है अपने पास, केवल रेजिस्टिव सर्किट है मतलब I और V, इसके लिए अगर हम लोग को कंपेयर करेंगे तो किस में रहेगा, आर इन सेम फेज, मतलब कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों एक ही लाइन पे था, सेम फेज में था। और एक और चीज़ मिल जाएगा, जो VR होगा इज इक्वल्स टू IR, मतलब जो पोटेंशियल है रेजिस्टेंस के लिए क्या मिल जाएगा अपने को, IR मिल जाएगा। अब जब सेम फेज में है तो छोटा छोटा फेज डायग्राम भी बना दे सबके लिए यहाँ पे, जैसे यही हो गया I और यही हो गया अपने पास R, दोनों मतलब अगर हम लोग बनाने चाहेंगे किसके लिए, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल का, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल का, तो जो करंट होगा यही तो कुछ मिलेगा अपने को। R और V के लिए निकालेंगे तो करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, करंट कुछ ऐसा ही रहेगा अपने पास, ठीक है। अब हम लोग बात कर लें दूसरा हम लोग क्या लिए थे, इंडक्टिव लिए थे। फॉर इंडक्टिव सर्किट अगर हम लोग केवल इंडक्टिव सर्किट को देखेंगे तो इंडक्टिव सर्किट में क्या देखने को मिलेगा, जो V था वो लीड कर रहा था किसको, करंट को, V लीड करंट, और कितने से कर रहा था, बाई π/2, मतलब जो पोटेंशियल था वो करंट से आगे था π/2 फेज से, ठीक है। और एक और चीज़ देखने को मिलेगा, मतलब V, मतलब इसी से कंपेयर कर VR इक्वल्स टू I, तो और VL मतलब हम लोग किसके लिए बात करें, इंडक्टर के लिए, तो क्या हो जाएगा IXL, और XL का वैल्यू क्या है अपने पास, XL इज इक्वल्स टू ω/L, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे किसके किसके बीच में, वही रेजिस्टेंस और पोटेंशियल के बीच में, तो यहाँ हो जाएगा XL और ω, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अरे यार ये तो अलग ही चल रहा है इसका, हाँ, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तीसरा अगर हम लोग बात कर लें, ये लोग सड़क पे है तब लगता है रॉकेट लेके चल रहा है, अगर आसमान में रहेगा तब तो आग ही लगाएगा ये लोग। तो अब हम लोग किसके लिए बात कर लें, फॉर कैपेसिटिव सर्किट, तो मतलब ऐसा सर्किट जिसमें अपने पास केवल क्या है, कैपेसिटर है। तो अगर केवल कैपेसिटर है तो यहाँ पे क्या देखने को मिला था, I लीड कर रहा था, मतलब यहाँ पे करंट ज़्यादा था किससे, पोटेंशियल था। कितना डिफरेंस था दोनों में, π/2 का। वही फिर से ये वाला कहानी बात कर लें, VC, तो क्या लिखेंगे, IXC लिखेंगे, और यहाँ पे जो XC का वैल्यू था 1/ω से, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ बनाने जाएंगे, वही किसके बीच में ग्राफ बनाएंगे भाई, रेजिस्टेंस और ओमेगा के बीच में, रेजिस्टेंस और ओमेगा के बीच में। तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये डिक्रीज़ करता है, ठीक है। जैसे जैसे इम्पीडेंस की हम लोग बात करेंगे, इम्पीडेंस डिक्रीज़ करेगा जैसे जैसे एंगुलर स्पीड बढ़ेगा, तो एंगुलर स्पीड बढ़ेगा तो इम्पीडेंस डिक्रीज़ करेगा, एंगुलर स्पीड बढ़ेगा तो इम्पीडेंस इंक्रीज़ करेगा इंडक्टर में, और यहाँ पे कांस्टेंट बना रहता है। तो ये कुछ अपना था इसमें, ये तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन फेजर डायग्राम जानना ज़रूरी था इसलिए हम बता दिए, और अपने पास वो इम्पीडेंस जानना जरूरी था इसलिए हम ये बता दिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एक साथ मतलब सीरीज़ कॉम्बिनेशन करेंगे, जैसे हम लोग अभी केवल अलग अलग देखें, रेजिस्टेंस का अलग देखें, कैपेसिटर का अलग देखें, इंडक्टर का अलग देखें। अब अगले वाले टॉपिक में हम मिक्स करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टर को एक साथ ले आएंगे, फिर तीनों को एक साथ लाएंगे, मतलब ऐसा कुछ किया जाएगा, ठीक है। तो तब तक सारे लोग थोड़ा मोड़ा पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो, बाकी सब बढ़िया रहेगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।